नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आपने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और उनसे जुड़ी कुछ बेसिक बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा था। और यही हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो जो वैदिक सभ्यता का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में 200 वर्ष का समय अंतराल देखने को मिलता है, जो कि ये अपने आप में बहुत बड़ा समय अंतराल था। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो हम इसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद के समकालीन था और ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है, कुछ प्रमाण मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आगे आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और अगर इसकी बात करें तो ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के समकालीन माना जाता है, क्योंकि इन तीनों वेदों में उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। अगर हम आर्य शब्द की बात करते हैं, आर्य शब्द संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आप ध्यान रखेंगे, आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगर हम वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आप देख सकते हैं वैदिक शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, ज्ञान होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था, लेकिन ये आर्य आए कहां से थे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आइए उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, आर्यों का मूल निवास स्थान ये कहाँ से आए थे, अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और सबसे पहले हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ, मध्य एशिया से आए थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें तो ये आल्प्स पर्वत, जो कि यूरेशिया में पड़ता है, जो कि यूरोप और एशिया की सीमा को बनाता है, आल्प्स पर्वत, ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि ये आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्कटिक व्रत यानी उत्तरी ध्रुव से आए हैं। क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, कि ये आर्कटिक व्रत यानी उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ये तिब्बत से आए हैं। तो अनेक विद्वानों ने अपने अनेक मत दिए थे, तो इनमें ये चार महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्प्स पर्वत यूरेशिया से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो कि ये बताते हैं आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती ये तिब्बत से बताते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सर्वप्रथम आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ये आर्य आए कहां से थे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे, इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। और हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। तो यहां पर सभ्यताओं का उल्टा क्रम चल रहा है। पहले वैदिक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय शहरी सभ्यता थी, और उसके समाप्त होने के बाद, उसका पतन होने के बाद फिर से ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे इसी क्रम में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य थे उनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित जानकारी की बात करता हूं तो इसमें दो स्रोत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। कितने स्रोत हैं, दो प्रकार के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो खुदाई के दौरान जो कुछ भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और जो भी हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो लिखित सामग्री है और जिसे पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है, उसको हम साहित्यिक स्रोत बोल देते हैं। तो सबसे पहले
पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला मिला है बोगज कोई अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व के समकालीन की जानकारी देता है। किसमें? बोगज कोई अभिलेख में। और इसमें भारतीय देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख भी मिला है। किसमें? बोगज कोई अभिलेख में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये 1400 ईसा पूर्व की जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब ये ऋग्वेद काल से संबंधित हो जाएगा। बोगज कोई अभिलेख ऋग्वेद काल की जानकारी देता है। आगे साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ही है ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद है। आप इस बात को जानते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और इसके जो संकलन करता हैं कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जी हैं। तो ऋग्वेद लिखा किसने ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसको इकट्ठा संकलन करने का कार्य किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जी ने यह कार्य किया था। आगे इसी क्रम में अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूं तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, यानी इसको मंत्र बोलते हैं, और मंडल को हम अध्याय बोल सकते हैं। इसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं थी। ध्यान रखेंगे, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं थी। और प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। इसका क्या मतलब है कि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया है, बाकी के पहले लिख लिए गए थे। आगे देखेंगे, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। ध्यान रखेंगे, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, किसने लिखा था? विश्वामित्र ने ये लिखा था। और 7वें मंडल में इंपॉर्टेंट रहेगा, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का जिक्र किया गया है। यानी एक सुदास नामक राजा था, उसने अन्य 10 राजाओं से युद्ध किया था पारुचनी नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में रावी नदी है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें 10 राज युद्ध का जिक्र किया गया है, जो कि सुदास नामक राजा के द्वारा किया गया था। आगे अगला है आपका 9वां मंडल। 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता का उल्लेख है। और सोम देवता कौन थे? ये वनस्पति देवता कहलाते थे उस समय में। तो ये सोम देवता कौन थे? वनस्पति देवता थे। आगे 10वें मंडल की बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। किसमें? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और ये सबसे बाद में जोड़ा गया था, यानी सबसे आखिरी में कौन सा जोड़ा गया था? 10वां मंडल जोड़ा गया था। और इससे पहले पहला और बाकी के सभी मंडल पहले ही जोड़ दिए गए थे। आगे ऋग्वेद की बात आता है आपका सामवेद। और सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान। क्या होता है? गान होता है। तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन किया गया है। तो संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद, आपको ध्यान रखना है। आगे है इसी क्रम में यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो उसमें यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। और गद्य और पद्य का वेद, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ये वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे अथर्ववेद की बात करें तो जादू, टोना, वशीकरण से संबंधित है और सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद का वेद है। और अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद कहा जाता है। ब्राह्मण वेद कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो अथर्ववेद जादू, टोना, वशीकरण आदि का वेद है और सबसे बाद का वेद है। इस क्रम को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वेदों का क्रम रहा था। और अथर्ववेद को ही ब्राह्मण वेद कहा जाता है। आगे कुछ देख लेते हैं। ये वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसी क्रम में अध्येता। अध्येता का अर्थ है इनको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाएगा? सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाएगा? और इनके उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ये हम थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं जिससे कि ये याद हो जाए। तो सबसे पहले है ऋग्वेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला उसे बोला जाता था होत्री। क्या बोला जाता था? होत्री। जो भी ऋग्वेद का अध्ययन करता था, उसे पढ़ता था, उसे होत्री कहा जाता था। और सामवेद को पढ़ने वाला इसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को जो पढ़ता था उसे क्या बोला जाता था? उद्गाता बोला जाता था। आगे यही बात करें, यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसे अधर्व्यु कहा जाता था। उसे अधर्व्यु कहा जाता था।
और अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसे ब्रह्मा कहा जाता था। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता और यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वयु और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा। ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। आगे हम ऋग्वेद के उपवेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या है इसका? ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। आगे सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, इसे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि ये याद हो जाए। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री और इसका उपवेद आयुर्वेद कहलाता है, और सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता होता है और इसका उपवेद गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वयु और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा है और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। आपको इस तरीके से याद करने हैं। तो आइए एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पूर्व वैदिक काल का जो काल है वो 1500 से 1000 BC तक माना जाता है, और ऋग्वेद काल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। ये ऋग्वेद के समकालीन था। आगे उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ये समकालीन है। इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था और आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था। उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को बसाया था। वैदिक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, कहाँ से ये आर्य आए थे, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए थे। तो उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। मैक्स मूलर मध्य एशिया से बताते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद आल्प्स पर्वत यूरेशिया से बताते हैं, और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से बताते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती ये तिब्बत से बताते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आर्य पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे, और यह एक कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। यानी सभ्यता का जो क्रम है कुछ उल्टा रहा। पहले नगरीय सभ्यता विकसित हुई, फिर उसके बाद ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ था। अगला, आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत थी। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और जानकारी के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भोगज कोई अभिलेख जो कि 1400 BC के समकालीन था, और इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य ये भारतीय देवताओं का नाम था इनमें, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जी थे। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 इसमें ऋचाएं थी। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। तृतीय मंडल की बात करें तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 7वां मंडल इसमें 10 राजयुद्ध का वर्णन मिलता है, और 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता यानी वनस्पति देवता का भी उल्लेख मिलता है, और 10वां मंडल की बात करें तो इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र भी देखने को मिला था, और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। सामवेद, शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन किया गया है। तो संगीत से संबंधित आपका जो वेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। आगे आपका यजुर्वेद, यज्ञ की विधियों का वर्णन इसमें मिलता है यजुर्वेद में, और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है ये। आगे आपका अथर्ववेद, जादू, टोना, वशीकरण आदि का वेद कहा जाता है इसे, और ये सबसे बाद का वेद है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अथर्ववेद को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको याद हो जाएंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जाना है। आने वाली वीडियोज में हम वैदिक सभ्यता को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।